स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी और फ्री स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था, डेंसिटी को कैलकुलेट किया था और उस डेंसिटी में हम लोगों ने सारा टाइप का प्रॉब्लम भी देख लिया था, ठीक ना। कुछ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप लोग उसको जल्दी फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिखिएगा कंसेप्ट ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कॉमा पैकिंग इफिशियंसी एंड फ्री स्पेस। किसी भी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा उस यूनिट सेल का, उसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी होगी और फ्री स्पेस कितना होगा, ठीक है ना। ये चीजों को आज हम लोग को देखना है। आज ये टॉपिक हम लोग को लगभग 1 घंटे का टॉपिक है, समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम भी देखेंगे, इसमें थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। बोर्ड में डिफिनीशन के तौर पर हो सकता है पूछ दे कि पैकिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन उस तरह से हार्ड न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता आपका। चलिए, पैकिंग का मतलब सबसे पहले तो हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं, है ना, कि पैकिंग का मतलब क्या होता है। ऐसे सपोज करो, जैसे मान लो सपोज दैट कि आप फेस्टिवल में छुट्टी होता है और आप अपने घर जाते हो, ठीक है ना, या पर कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, किसी टूर पे जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, तो क्या करते हो कि अपने बैग में कुछ कपड़े को क्या करते हो, पैक करते हो। हम लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ जाना है, चलो पैकिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास मान लो सपोज दैट कि ये आपके पास क्या हो गया है, कोई बैग है और इस बैग में क्या किया, आपने बहुत सारे कपड़ों को डाल करके इस तरीके से पैक किया, है ना। पैकिंग ऑफ क्रिस्टल भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझा रहे हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने पैक कर दिया। इस चीज को होगा कि ये हमने अपने बैग को किसी कपड़े से या कोई सामान से क्या किया, पैक किया। ये जो आपका बैग है उसको आप कंसीडर करना है कि ये क्या है, आपका यूनिट सेल है। क्या है, आपका यूनिट सेल है, ठीक है ना। अब देखो तो इस पूरे बैग में कितना चीज को पैक किया गया है, कितना वॉल्यूम को पैक किया गया है। तो आप बोलोगे कि सर इतना वॉल्यूम को हम लोग ने क्या किया है, पैक किया गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कितना जगह खाली है, तो आप बोलोगे कि सर यहां से लेकर के ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, खाली स्पेस है, ठीक है ना। तो देखो, पैकिंग का मतलब होता है कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को किस यूनिट सेल में पैक करेंगे। देखे, ये मेरा बैग है, तो ये जो कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े हैं, बुक्स है, कुछ भी है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पैक करते हैं, उसी चीज को बोला जाता है पैकिंग। क्या बोला जाता है, पैकिंग। अब बात करेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जो रिक्वायर्ड पूछेगा डिवाइडेड बाई कितना, टोटल। तो याद करो कि हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़े हुए थे 11th क्लासेज में, कि यहाँ पर कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल और सी पार्टिकल है, ठीक है। हमने बोला था कि इसका मोल Na है, इसका मोल Nb है और इसका मोल क्या है, Nc है। तो टोटल मोल कितना हो जाता था मेरे भाई, टोटल जो मोल होता था आप बोलते थे Na प्लस Nb प्लस कितना, Nc बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बोला जा रहा था कि बताओ तो A का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो अब क्या बोलते थे कि जिसका पूछ रहा है उसका मोल, यानी कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना, टोटल मोल कितना है, Na प्लस Nb प्लस कितना, Nc है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोल फ्रैक्शन बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन अगर पूछा जाता तो अब क्या बोलते कि मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई कितना, Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो आप अभी यही बात बोलते कि सर जिसका पूछेगा उसका मोल डिवाइडेड बाई कितना,
Na प्लस Nb प्लस कितना Nc होता था। इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को कंसेप्ट वही है, मोल फ्रैक्शन वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पर भी, कि अगर कोई यूनिट सेल है तो उस यूनिट सेल को अगर हम लोगों ने अगर पैक किए हुए है तो पैकिंग के दौरान उस यूनिट सेल में एटम ने कितना स्पेस को छेका, कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइड किया, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल। किसी भी मान लो कि ये हम जिस रूम में आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं लेक्चर बना रहा हूं, ये पूरा रूम है, और अगर पूछा कि इस रूम का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, तो इस रूम में मान लो कि एक ब्लैक बोर्ड है, एक कुछ रेक पर बुक्स हैं, कुछ कपड़े हैं, गोदरेज है, वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीजें, इतना को पैक करने के बावजूद कितना जगह खाली है, उस जगह खाली जगह को बोलेंगे फ्री स्पेस। और टोटल अगर बात करेंगे कि सर इतना सारा सामान कितना जगह को छेकता है, कितना वॉल्यूम को छेकता है, उतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पूरे रूम का वॉल्यूम। सिमिलरली ऐसा ही कुछ है यूनिट सेल के केस में, कि अगर कोई हमारे पास यूनिट सेल है और इसमें हमने क्या किया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरीके से हमने पैक कर दिया, ठीक है, तो बोलता है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम छेकता है, और डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, एक रेशियो है किसका, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन एक वॉल्यूम का रेशियो है, जिसमें कि कौन सा रेशियो बताता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स के द्वारा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा यूनिट सेल में छेका गया वॉल्यूम, ऑक्युपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या यूनिट सेल। ठीक है, तो लिख लीजिए पहले इसको, ये सब समझाने के लिए बोलते हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, लिखिए। बताओ, लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे पैकिंग फ्रैक्शन को, और पैकिंग फ्रैक्शन को हम शॉर्ट में पीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीएफ, पी फॉर पैकिंग, एफ फॉर क्या फ्रैक्शन। लिखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स। एटम्स बोले तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है, ऑक्युपाइड बाई एटम्स इन यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दैट इज करके, इस तरीके से एक एरो देकर, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई यूनिट सेल डिवाइडेड बाई कितना बाबा, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम लोगों ने एक कंसिडरेशन कर लिया कि लेट स्मॉल भी जो होगा, इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल भी, ये हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम, ठीक ना, यानी एटम का वॉल्यूम, और कैपिटल भी को हम लोगों ने माना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पी एफ इजिकल टू, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन इजिकल टू स्मॉल भी डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल भी। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़े, देखिए क्या कहता है। पैकिंग फ्रैक्शन समझ में आ गया कि हम लोग
एटम्स के द्वारा छेका गया वॉल्यूम किसी यूनिट सेल में बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से जब डिवाइड कर देंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कि हम लोग स्मॉल v, तो ये कैपिटल जो भी है ये किसका, यूनिट सेल का वॉल्यूम है, और यूनिट सेल क्यूब टाइप का होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है साइड का क्यू होगा, यानी ए क्यू हो जाएगा, एज लेंथ का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन यहाँ पर एटम्स की वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, एक और बात हो तो जरा सा, हम लोग एटम के वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी एटम जो होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अगर कोई स्फेयर बॉडी होगा, स्फेरिकल बॉडी होगा, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। आपको पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में, 8th क्लास में, ये गोला हो गया, स्फेयर हो गया, स्फेयर का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, v बराबर 4/3 पाई आर कितना क्यू हो जाएगा। हमने ये हमारा एटम है, क्या है बाबा, एटम है, ठीक है। एटम का शेप कैसा होता है, स्फेयर के जैसा, स्फेरिकल होता है। तो 4/3 पाई आर क्यू, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर या रेडियस ऑफ द एटम। यूनिट सेल में, अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग नंबर्स ऑफ एटम पाए जाते हैं। आपको पता है एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। 2 एटम की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एटम की बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि अगर नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल अगर मान लो कि z है, तो z एटम्स के लिए वॉल्यूम कितना होगा, z इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यू हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो यहाँ से एटम का भी वॉल्यूम निकल जाएगा। एटम का वॉल्यूम पता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम पता है, तो उनको रेशियो कर दीजिए, पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे इसी में वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन ए यूनिट सेल। जरा हम लोग बात करते हैं तो सिंस एटम जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। जब भी स्फेरिकल शेप की बात किया जाएगा तो इसका शेप इस तरह हो जाएगा और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा, हो जाएगा। वेयर लिख सकते हैं, वेयर आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ स्फीयर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो एटम का शेप स्फेरिकल यानी एटम का वॉल्यूम हो गया, और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 और पाई आर कितना क्यू। हम लोग लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा, क्योंकि एटम का भी शेप स्फेरिकल और स्फीयर तो स्फेरिकल है ही। तो यहाँ पर देख तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 और पाई आर कितना हो गया, क्यू हो गया। और इस वॉल्यूम ऑफ एटम को क्या कंसीडरेशन किए थे हम लोग, स्मॉल v कैलकुलेट किए थे, इसलिए स्मॉल v बराबर कितना, 4/3 पाई आर कितना क्यू। ये जो वॉल्यूम निकल गया किसका, एटम का वॉल्यूम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी देखो, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर करके लिखिए इस तरीके कि सिंस वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होगा, यूनिट सेल में कितना छेकेगा, 4/3 पाई आर क्यू छेकेगा। मैं बोलूंगा इसलिए अगर एक एटम का वॉल्यूम इतना, मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ 2 एटम कितना छेकेगा, बोलो तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। बोलोगे आप, बोलोगे ना, क्या बोलोगे दो कि एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 2 एटम का वॉल्यूम 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यू बोल सकते हैं। इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि सर अगर मान लो कि 3 एटम की हम बात करें तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यू कहोगे, बोल सकते हो। एक यार एक ऐसे समझो यार, एक
रुपया में 1 लॉलीपॉप, तो 5 रुपए में कितने, 5 लॉलीपॉप, 10 रुपए में कितने, 10 लॉलीपॉप मिलेंगे। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार अगर मान लिया कि किसी भी यूनिट सेल में नंबर्स ऑफ एटम की संख्या अगर जेड हो, यानी कि अगर मैं बोलूं कि जेड नंबर ऑफ एटम की अगर बात कर लें तो इसका वॉल्यूम कितना, जेड इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फाइनली, इसीलिए हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम इन एनी यूनिट सेल, एनी यूनिट जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल v बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह स्मॉल v किसी भी यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया वॉल्यूम, जेड क्या है, नंबर्स ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मैंने बता चुका है ऑलरेडी कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो जेड का वैल्यू कितना 1, बीसीसी की बात करूं तो जेड का वैल्यू कितना 2, एफसीसी या सीसीपी की बात करूं तो जेड का वैल्यू कितना 4 होता है। तो जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो अलग अलग यूनिट सेल में उनके द्वारा छेका गया वॉल्यूम क्या करेगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कीजिए, जनरल फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन एनी यूनिट सेल। अब अलग अलग यूनिट सेल के लिए हम वैल्यू इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नो डाउट। चलिए लिखेंगे इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिए, है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन फॉलोइंग यूनिट सेल, मतलब कि हम लोग को क्या करना है, निकालना है कि एटम्स के द्वारा छेका गया वॉल्यूम निकालना है डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में प्रेजेंट। पहला में लिखा हुआ है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो बताओ तो फॉर एससी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, बोल दो बाबा 1 होता है। इसीलिए स्मॉल v का जनरल फार्मूला कितना निकाला था मैंने, इतना निकाला था। तो फार्मूला लगाओ z इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यों हो जाएगा, z का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यू, यानी फाइनली कितना 4/3 पाई आर कितना क्यू, यानी कि स्मॉल v बराबर 4/3 पाई आर क्यू किसके लिए आ गया, एससी के लिए आ गया। इसी प्रकार से हम बीसीसी की बात करेंगे, एफसीसी की बात करेंगे, सीसीपी की बात करेंगे। तो बी में लिख देंगे फॉर बीसीसी यूनिट सेल की बात करेंगे। तो बीसीसी यूनिट सेल के लिए बताओ तो जेड का वैल्यू कितना हो जाता, 2, इसलिए स्मॉल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लो जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसको यहां पर कर दो तो जेड का वैल्यू कितना 2 इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यू, यानी कि स्मॉल v इक्वल टू कितना 8/3 पाई आर कितना क्यू। ये किसके लिए आ गया, बीसीसी के लिए हो गया। सी मेरा तो फॉर सीसीपी हो गया या एफसीसी हो गया, फॉर एफसीसी या सीसीपी हो गया। इसके लिए देख तो जेड का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए स्मॉल v इक्वल टू कितना z इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यू, इसको सॉल्व करेगा तो 4 इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यू, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल v दिखाई दे रहा है इधर, और बाई 3 पाई आर क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 16/3 पाई आर कितना क्यू। हमने इसको यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, याद रखना, यहाँ से उठा करके मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ ताकि वो बढ़िया से दिखाई दे। स्मॉल v इक्वल टू कितना 16 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना 3 हो गया। ये किसके लिए हो गया, फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए, क्लियर है।
नोट कीजिए इसको फटाक से। आगे बढ़ता हूं, हो गया ना। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने निकाल लिया है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई यूनिट सेल। ये वाला जो एफसीसी वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ये वाला, ये आपको जेई मेंस में पूछ चुका है। जेई मेन में ये ऑलरेडी पूछ चुका है कि कोई एटम है और एफसीसी यूनिट में प्रेजेंट है तो उसके द्वारा कितना वॉल्यूम छेका गया, तो कितना 16/3 पाई आर क्यूब। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, अब हम लोग को कैलकुलेट करना है पैकिंग फ्रैक्शन। अब स्मॉल भी पता चल गया, अब कैपिटल भी की बात कर लेंगे हम लोग, है ना। चल तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फॉलोइंग ए यूनिट सेल। अब अलग अलग यूनिट सेल के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज चाहिए। कौन कौन, एक एटम्स के द्वारा छेका गया वॉल्यूम चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए आपको, यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, मतलब क्यूब का वॉल्यूम चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग पैकिंग फ्रैक्शन वी रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर्ड करेंगे, एक स्मॉल वी वॉल्यूम ऑफ एटम्स, और दूसरा क्या चाहिए, कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यही चाहिए। वॉल्यूम अब कितना होता है, ये होता है स्मॉल वी इक्वल टू जेड इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यूब होता है, दिखाई देगा। अच्छा चलो नहीं दिखाई देगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मिटा दो। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब जरा देख तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बराबर होता है, सबको पता है। क्योंकि यूनिट सेल का मतलब हम जानते हैं कि यूनिट सेल क्यूब के शेप का टाइप का होता है। क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, यूनिट सेल का होगा। इसलिए इसका वॉल्यूम कितना होगा, ए का क्यूब। क्योंकि यूनिट सेल जो होता है, क्योंकि ये जो यूनिट सेल जो होता है, इस यूनिट सेल क्यूब टाइप का होता है। और ये जो एज लेंथ है मेरा, ये सारे के सारे ये जो एज लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते थे एज लेंथ। तो ये क्या है, ये होगा, चाहे ये हुआ, चाहे आपका ये हुआ, चाहे आपका ये हुआ, चाहे आपका ये हुआ, चाहे ये हुआ, ये सब के सब क्या है, क्यूब के साइड है, यूनिट सेल के साइड लेंथ है, जिनको हम लोग एज लेंथ भी बोलते थे। तो इसका एज लेंथ हम लोग क्या कंसीडर, क्या मानकर चलते थे, ये था, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, सारा का सारा क्या होगा, ये होगा, नहीं होगा, पढ़ते तो हम लोग। तो यहाँ पर एक है, क्यों हो गया, तो कैपिटल भी यानी कि भी इक्वल टू कितना हो गया, एक ही हो गया। अब बारी बारी से कैलकुलेट करेंगे, पहले नोट कीजिए इसको, फिर बात करेंगे। चलो देखेंगे पहला, आप लिखेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बात करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके लिए पीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल तो स्मॉल भी या बटा में कैपिटल भी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम इन यूनिट सेल बटा में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब जाओ तो सिंपल क्यूबिक नॉर्मल फार्मूला लगाओ। इसके लिए नॉर्मल फार्मूला क्या होता है, जेड इंटू 4/3 पाई आर कितना क्यूब, और नीचे में कैपिटल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यूनिट सेल चाहे कोई भी हो, सिंपल क्यूबिक हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, सीसीपी हो, कोई भी हो, वो क्यूब टाइप का ही होता है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है कितना, एक क्यूब। अब जरा तो यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिट सेल होगा तो जेड का वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तो जहाँ तो फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए हम लोग जानते हैं, और एससी के लिए जेड का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू पुट करो, इसलिए पीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 गुना 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर रेडियस है, यहाँ पर एज लेंथ है,
दोनों के रिलेशन से या तो एज लेंथ को आर के टर्म में लिखो या फिर रेडियस को ए के टर्म में लिखो। लिख सकते हैं क्या? जैसे देखते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं फॉर एससी के लिए आर बराबर कितना होता है? a/2 होता है। इसलिए मान लो कि यहाँ पर ऊपर में आर है और नीचे में भी ए के जगह आर हो जाए तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए कितना लिख सकते हैं? a बराबर कितना? 2r लिख सकते हैं क्या? तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 2 में r से गुना हो जाएगा तो 2r, बच्चा में 1 है तो 1 में a से गुना करेंगे, a बराबर 2r। अब इस a का जो वैल्यू है यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए, है ना? तो क्या हो जाएगा देख तो, pf इक्वल टू, इसलिए pf इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर में 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई नीचे में 3 है और ए क्यू की जगह 2r का क्यू लिख सकते हैं, इंटू 2r का क्या कर देंगे? क्यू कर देंगे। इसको सॉल्व करेगा तो 4/3 पाई आर क्यू और यहाँ पर हो जाएगा 2r का क्यू करेंगे तो 2 का गुना 3 कितना 8 हो जाएगा और r की यानी कि 8r कितना हो जाएगा? 8r क्यू हो जाएगा। आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये 4 दूनी कितना? 8। तो ऊपर में बच गया पाई और नीचे में 3 दूनी का कितना? 3 2 6 हो जाएगा। इसलिए पीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई/6। ये किसके लिए हो गया मेरे भाई? फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए। अच्छा, बहुत सारे लड़के ये भी सोच रहे होंगे कि सर इस एज लेंथ को आर के टर्म में नहीं क्यों किया, इस आर को ए के टर्म में आप क्यों नहीं किया? आप कर सकते हो, ठीक ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कर यहाँ पर देख लो, ठीक ना। बहुत सारे लोग जैसे कि हम जानते हैं आर बराबर a/2 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली हम आर को ही हम लोग ए के फॉर्मेट में ला देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख लो। यहाँ पर इस इक्वेशन में pf इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/3 पाई हो जाएगा और आर क्यू है तो आर की जगह a/2 कर सकते हैं, a/2 का कितना कर देंगे? क्यू हो जाएगा। a/2 का कितना कर दिया? क्यू। नीचे में कितना हो जाएगा आपका? नीचे में आपका a क्यू है। इसको सॉल्व करो, 4 बटा कितना? 3 पाई, a का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा? a क्यू। 2 का क्यू करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 गुना कितना? a क्यू से a क्यू कैंसिल हो गया, 4 दूनी का 8, ऊपर कितना? पाई और नीचे में 3 दूनी का कितना? 6, पाई/6। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आप या तो r के टर्म में r को a के टर्म में लिखो, फिर चाहे a को r के टर्म में लिखो, r को a के टर्म में लाओ चाहे a को r के टर्म में लाओ। जनरली जो बुक्स वगैरह जो दिया रहता है, बुक वगैरह में है, वो जनरली क्या करता है कि a को r के टर्म में लेकर के बनाया है। तो आप दोनों में से कहीं से करो, फॉर्मूला आपका सेम आएगा। तो बस आप इतना नोट करो, मैं आपको समझाने के लिए ये चीज बता दिया था, ठीक है ना। चलिए नोट करो, दिया हो गया सिंपल क्यूबिक के लिए। अब देखेंगे बीसीसी के लिए, फटाफट कीजिए। चलिए बी में देखेंगे हम लोग। बी में फॉर बीसीसी यूनिट सेल के लिए, बीसीसी यूनिट सेल के केस में जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसलिए पी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्मॉल v बटा में कैपिटल V। स्मॉल v का फॉर्मूला जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू और नीचे में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आपका ए क्यू हो जाएगा। ये कैपिटल V क्या है? यूनिट सेल का वॉल्यूम है। यूनिट सेल मतलब क्यूब का वॉल्यूम है। हो गया। चलो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना? 3 इंटू कितना हो जाएगा? ए क्यू। अब जरा देख तो फॉर बीसीसी के लिए, फॉर बीसीसी के लिए रेडियस और लेंथ में क्या रहता था? √3a बाई कितना होता था? 4 होता था क्या? तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए a को रेडियस के टर्म में डालने के लिए। तो निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 4r बराबर √3 इंटू a हो जाएगा। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 4r डिवाइडेड बाई कितना? √3 है। अब यहाँ से इस a का वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इसलिए हम लोग pf इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पाई, और r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4r बटा √3 का क्यूब। तो लिख सकते हैं 4r हो जाएगा
अब बटा में कितना बाबा, √3 का ये हो जाएगा टोटल कितना क्यू, अब बटा में कितना रहेगा यहाँ पर 3 इंटू, नीचे में क्या रहेगा आपका, क्या कर दिया मैं, यहाँ पर ए के टर्म देना पड़ेगा ना, हाँ ठीक तो है, सॉरी ये तो ऊपर ही रहेगा, क्या कर दिया यहाँ पर आर की जगह आर क्यू हो जाएगा, ठीक ना, और 3 इंटू यहाँ पर ए की जगह कितना लिख देंगे 4r बटा में कितना √3 का कितना क्यू हो जाएगा। इसको यदि आप सॉल्व करोगे, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, पीएफ इक्वल टू, जरा देख तो कितना आ जाएगा, ऊपर में किया है दो कितना आ जाएगा, लिख दो 2 इंटू 4 इंटू कितना पाई, और यहाँ पर हो जाएगा तेरा आर क्यू डिवाइडेड बाई, देखते हैं यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 4 आर का क्यू करोगे तो 4 दूनी 4 4 का 16 16 कितना 64 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 64 आर क्यू हो जाएगा, और देखो तो नीचे में √3 है तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि तुम √3 गुना √3 गुना कितना √3 कर सकते हैं। इस √3 को कितना बार 3 बार करेंगे, इसको तुम सॉल्व करेगा तो देखो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखते हैं डायरेक्ट काट कर दो हमें, √3 कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यानी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा तेरा पर 8 पाई आर क्यू, और यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, आर क्यू से आर क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 8 पाई, और यहाँ पर तीनों को करेंगे तो 3 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का गुना करेंगे तो √9 का रूट कितना 3 इंटू 3 तो 3 रूट कितना 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 है, और नीचे में कितना है 64 है, तो दोस्तों यहाँ से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 8 से कितना बार में 8 बार में, इसलिए पीएफ इक्वल टू कितना जो ऊपर में √3, यहाँ पर पाई डिवाइडेड बाई कितना 8 हो जाएगा। नोट करेंगे फॉर किसके लिए, फॉर बीसीसी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट में सी के लिए, फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पीएफ इक्वल टू स्मॉल v बटा में कैपिटल V, पहले लिख लो यहाँ पर एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना 4, इसलिए पीएफ इक्वल टू कितना जगह स्मॉल v बटा में कैपिटल V, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ क्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करो, जेड का वैल्यू कितना 4 इंटू 4, और ये हो जाएगा तेरा गुना पाई, और यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना 3 इंटू ए क्यू हो जाएगा। अब देखो तो फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए आर बराबर कितना होता है, ए बाई कितना 2√2 होता है, इसलिए ए बराबर कितना 2√2 इंटू कितना आर हो जाएगा। अब इस ए को यहाँ पर पुट कर देंगे, हाँ तो यहाँ पर दिखाई देगा ना, नहीं दिखाई देगा, तो इधर देखो न तो बाबू, इसलिए पीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, चर्चा में का 16 कर दिया, पाई आर कितना क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो गया, 3 यहाँ पर, और ए की जगह क्या 2√2 का 2√2 इंटू आर का कितना कर देंगे क्यू कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 16 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो, 2 का क्यू करेंगे तो कितना इंटू 8, और √2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 2√2 इंटू 2 रूट कितना 2 हो जाएगा, और इंटू कितना आर का क्यू, तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी कितना 16, 2 से यहाँ 2 कट गया हो जाएगा, तो कितना बच गया बता दो, ऊपर में बच गया पाई, और नीचे में 3, या रूट कितना बचेगा 3 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए पीएफ बराबर पाई बटा 3√2, ये किसके लिए आएगा भाई, फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए आगे बस में नोट कीजिए इसको, हो गया। चलो आगे देखता हूं मैं,
अब ये तो हमारे पास निकल गया कितना, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ये टर्म। पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी एटम के द्वारा छेका गया वॉल्यूम बटे में टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या, यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में एटम्स के द्वारा ऑक्युपाइड वॉल्यूम और यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया, डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे, तो लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। कहता है कि जब पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा, जब पैकिंग फ्रैक्शन को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, जैसे कोई अब बंदा काम करता है तो बोले कि कितना परसेंट काम हुआ है ना, तो उसकी इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या कि when packing fraction expressed in percentage then it is called packing efficiency। जैसे नॉर्मल तरीका से ऐसे सुनिए समझिए कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये चीज कि तुम्हारा पढ़ने की कैपेसिटी कितना है, एबिलिटी कितना है, एफिशिएंसी कितना है वर्क करने की। तो तुम बोलते हो कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, कोई बोलता है कि मेरा 12 घंटा, और कोई बोलता है कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, और दूसरा कोई बोलता है कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो 12 घंटा पढ़ता है उसकी पढ़ने की इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है। ये चीज होता है। उसी प्रकार कोई भी यूनिट सेल को, किसी क्रिस्टल को अगर हम लोग पैक करते हैं तो कितना अच्छे से पैक किया, पूरा का पूरा जगह छेक लिया, तो उसको बोलते हैं कि उसकी 100% उसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से पैकिंग इफिशियंसी को हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं कि जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो उस पैकिंग उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैकिंग इफिशियंसी बोलेंगे। यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100 अगर कर दें जैसे इक्वल क्या, पैकिंग इफिशियंसी। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या, स्मॉल v बटा में कैपिटल V गुना में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि सर अलग अलग के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल, तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लीजिए और बना लीजिए, कैलकुलेट द, लिखो कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी मतलब पीएफ परसेंट पूछ दिया, मैंने कि पैकिंग फ्रैक्शन इन परसेंटेज है ना, पैकिंग इफिशियंसी फॉर यूनिट सेल। चलो ये अपना क्वेश्चन है, एम है फॉर एससी के लिए। देखो दो पीएफ परसेंट इसी को बोलते हैं, तो पीएफ अगुना कितना 100, और ये सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकाला था, पाई बाई कितना 6 गुना 100 कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 52% के आसपास, 52.002 या आसपास होता है, तो लगभग इसको कितना बोलेंगे 52%। यानी कि पीएफ परसेंट फॉर एससी के लिए कितना आ गया 52%। ठीक है, बी में देखते हैं हम लोग, निकालिए इधर से, नोट कीजिए फटाफट भाई। चलो देखो बी में देखेंगे हम लोग, बी में बात करेंगे और बीसीसी के लिए, बीसीसी के लिए पीएफ परसेंट कितना हो जाएगा बता दो। यहाँ पर पीएफ इंटू कितना 100, बीसीसी का पीएफ कितना निकला था √3 पाई बाई कितना था 8 था, और गुना कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कीजिएगा, √3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 डिवाइडेड बाई 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये लगभग आपका 60% के आसपास आ जाएगा।
दैट इज कह सकते हैं कि पीएफ परसेंट यानी कि पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा कितना 68%। किसके लिए? फॉर बीसीसी के लिए हो जाएगा। सी में अगर हम बात करेंगे फॉर एफसीसी या सीसीपी के केस में अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो हमारा पीएफ परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पीएफ मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये कितना इसका वैल्यू निकाला था? पाई बटा 3√2 निकाला था। यह हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 3√2 मल्टीप्लाइड 100 और ये करोगे तो लगभग आपका 74% क्या आ जाएगा? दैट इज कह सकते हैं कि पीएफ परसेंट बराबर 74% किसके लिए? फॉर एफसीसी या सीसीपी। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि हम लोग को फ्री स्पेस कैसे निकालेंगे, है ना? क्या करेंगे हम लोग? इसको फ्री स्पेस हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी जरा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? पैकिंग किया और पैकिंग के बाद जो खाली स्थान बच गया उसी को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर मान ले कि ये तेरे पास मान ले कि कोई बैग है ना? और इसमें तुम बहुत सारा अपना कपड़ा इस तरह से डाले हुए हैं, इस तरह से, है ना? इस तरह से कपड़ा तुम अपना डाल करके इस तरह से पैक किए हुए हैं। अब मैं तेरे से पूछूंगा कि बताओ कितना इसमें फ्री स्पेस प्रेजेंट है, तो तुम क्या बोलोगे कि इतना मेरा टोटल वॉल्यूम था और इतना के द्वारा हमने पैक कर लिया। तो हम बोलेंगे कि टोटल वॉल्यूम में से यानी कि टोटल पैकिंग फ्रैक्शन में से अगर इतना को घटा लिया जाए तो ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा? फ्री स्पेस कहलाएगा ना। तो पैकिंग इफिशियंसी जो देखा हम लोग परसेंटेज में, तो हम मान लेते हैं सपोज दैट ये चीज कि कोई भी यूनिट सेल है वो क्या है 100% उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसमें से अगर 100 में से पैकिंग इफिशियंसी को घटा लिया जाए, कितना पैकिंग इफिशियंसी को घटा लिया जाए, तो हम बोल सकते हैं कि उसका फ्री स्पेस है, नहीं हो जाएगा। मान लो कि कोई यूनिट सेल, जैसे मान लो कि हमने बोला क्या कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को क्या किया हम लोगों ने पैकिंग किया, तो मालूम चला कि पैकिंग जो इफिशियंसी है कितना है 52% आया। इसका मतलब है कि यह अगर यूनिट सेल में है तो यहां तक मान लो कि 50 हो गया और यहां तक मान लो कि 2% हो गया, यानी ये वाला रीजन जो है हम लोगों ने पैक किया। ये आपका टोटल कितना है 52% है। तो बताओ ये कितना होगा? यहाँ परसेंटेज है मतलब कि टोटल कितना 100 में से ये इतना क्या हुआ है पैक किया गया। 100 में से पैकिंग को घटा देंगे तो ये फ्री स्पेस नहीं निकल जाएगा। तो फ्री स्पेस का मतलब होता है सिंपल वे में कि हम लोग पैकिंग के बाद कोई भी क्रिस्टल को या कोई भी यूनिट सेल को अगर हम लोगों ने पैक किया है तो पैकिंग के बाद कितना फ्री स्पेस बचता है दैट इज कॉल्ड क्या फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम लोग वॉइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना? या इसी को फ्री स्पेस को कोई लोग एम्प्टी स्पेस बोलता है, फ्री स्पेस को कोई लोग बोलता है कि वैकेंट स्पेस कितना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, तो हेडिंग लिखेंगे फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस या इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी स्पेस या इसी को बोलिएगा वैकेंट स्पेस बोलेंगे, ठीक ना? तीनों का मतलब फ्री का मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी का मतलब खाली, वैकेंट का भी मतलब क्या होता है खाली। तो यहां पर लिखेंगे कि इट इज द स्पेस फाउंड टू बी फ्री आफ्टर the packing of यूनिट सेल। बगल में क्रिस्टल भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्रिस्टल का ही सबसे छोटा जो पोर्शन होता है उसको यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक ना? दिस इज कॉल्ड फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस
बोला जाएगा। तब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन है। चलो फिर से, कैलकुलेट द परसेंटेज फ्री स्पेस फॉर फ्लोइंग यूनिट सेल। ए में दिया हुआ है आपका सिंपल क्यूबिक के लिए, इसके लिए तुमको निकालना है फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए फ्री स्पेस कितना होगा। तो बताओ तो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना था, पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, 52%। तो 100 में से 52 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे कर दो, फॉर्मूला लिख लो पहले। नॉर्मल जो फॉर्मूला होगा, एम्प्टी स्पेस जो होगा उसके लिए होता है 100 माइनस पीएफ परसेंटेज, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला से सारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे देखो यहां से बनाता हूं मैं, ए में कर देते हैं फॉर एससी के लिए। एससी की अगर बात करेंगे तो बोल तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस जो होगा परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100 माइनस पीएफ परसेंट हो जाएगा। अब 100 माइनस एससी के लिए परसेंटेज एफिशिएंसी कितना था, 52% था। यहाँ पर 52 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा बोल तो, ये 48% हो जाएगा। क्या 100 में से 52, 100% में से 52% घटाएगा तो कितना बचेगा, 48% हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख ले, पहले नोट कर लिखते हैं, बाद में बात करेंगे। यहाँ देख दिखाई देगा अबे, चलो ध्यान दे। बी में देख तो, फॉर बीसीसी के केस में जाओ तो कितना आ जाएगा, एम्प्टी जो स्पेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, 100 माइनस पीएफ परसेंट। तो बीसीसी का पीएफ परसेंट कितना, 100 माइनस पीएफ परसेंट बीसीसी कितना होता है, 68% होता है। ये कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा ना। और यहाँ पर चलो नोट करो तो फटाफट। यहाँ पर बात करो सी में, फॉर एफसीसी या सीसीपी के लिए। देख तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस या फ्री स्पेस जो भी पूछे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 माइनस पीएफ परसेंट हो जाएगा 100। और बताओ पीएफ परसेंट एफसीसी के केस में कितना था, 74% था। तो 100 में से 74 जाएगा, कितना बचेगा, 26%। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, हो गया। चलो ये नोट कर लो, ये हमारा फ्री स्पेस हो गया, ठीक ना। पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ लिए, पैकिंग फ्रैक्शन एफिशिएंसी पढ़ लिया और फ्री स्पेस कैलकुलेट कर लिया। ये है तरीका, ठीक ना। आज की टॉपिक यही चीज डिस्कस करना था मेरे को, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल पूरा समरीज करके लिख देता हूं मैं, ठीक ना। नोट करो जल्दी से। चलो देख, आपको बस रिजल्ट याद रखना है, ठीक ना। कॉपी पढ़िए और रिजल्ट इसको याद रखिए, रिजल्ट ही काम आएगा। देखो इधर हेडिंग दे दो, पैकिंग ऐसे करते हैं, पीएफ कॉमा पीएफ परसेंट एंड फ्री स्पेस। तो फॉर एससी के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एससी के लिए पीएफ कितना, π/6 हो जाएगा। पीएफ परसेंट कितना, 52% हो जाएगा। और यहाँ पर फ्री स्पेस कितना हो जाएगा, फ्री स्पेस कितना, 52% हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा, 48% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसी के लिए बात करेंगे तो पीएफ इक्वल टू कितना, √3 π/, कितना 8। इसका पीएफ परसेंटेज कितना निकाला था, 68% निकाला था। और इसका फ्री स्पेस कितना हो जाएगा बताओ तो, 32%। 100 में से 68 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 32%। एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी याद रखना, बाद में बताऊंगा एसीपी, ठीक ना। इसका बात करेंगे हम लोग, पीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 π/, कितना, सॉरी कितना आ जाएगा बाबा,
पाई बटा कितना 3 रूट कितना 2। इसका पीएफ परसेंट कितना निकाला था हम लोगों ने, पीएफ परसेंट कितना निकाला था 74%। और इसका फ्री स्पेस कितना निकाला था बताओ, कितना था फ्री स्पेस इसका 26%। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो। एफसीसी है, सीसीपी है, एचसीपी के लिए कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक है, इसका थोड़ा अलग से आता है, लेकिन जो वैल्यू होगा वो स्पेस का ये सारा कुछ क्या रहता है सेम रहता है। ठीक है ना, चलो उसको साइड से इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लोग देख लेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए, ये एग्जामिनेशन के समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, आज जितना भी पढ़े उसका बस एक बीता 2 बीता में पूरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना, एक पेज नहीं, इसको एक पैराग्राफ बोलो, जितना पढ़ा आज उसका पूरा समराइज देना। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए, 2-4 क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो बेटा इसको आजा। लिखे तो क्वेश्चन बोलो, द स्पेस ऑक्युपाइड, द स्पेस ऑक्युपाइड in BCC arrangement is, ऑप्शन दिया हुआ है ए में 74%, बी में दिया हुआ है 70%, सी में दिया हुआ है 68% और डी में दिया हुआ है 60.4%। कहता है कि स्पेस ऑक्युपाइड इन बीसीसी, बीसीसी यूनिट सेल में स्पेस जो छेका जाता है वो कितना परसेंट होता है, छेका गया स्पेस यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है बताओ, 74%, 70%, 68%। बीसीसी के केस में कितना होता था 68% है। एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 2008 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल, ऑप्शन दिया हुआ ए में 32%, बी में दिया हुआ है 10%, सी में दिया हुआ है 23% और डी में दिया हुआ है 68%। क्या होगा बताओ, वैकेंट स्पेस खाली जगह कितना, यानी पैकिंग के बाद, यानी कि आपको क्या पूछा फ्री स्पेस पूछा, वैकेंट स्पेस पैकिंग के बाद कितना होगा 68% तो था उसका पैकिंग फ्रैक्शन, और उसमें से 100 में से इसको घटा दो तो कितना मिलेगा 32%। ऑप्शन ये भी पूछा है एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट the space occupied by a sphere बोल दिया, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा एटम्स हो सकता है, स्फेयर ऑफ इक्वल साइज in both equal size in 3 dimension in both HCP and क्या दिया हुआ है CCP अरेंजमेंट इस कितना हो जाएगा बताओ तो। ऑप्शन दिया हुआ तेरे पास 74%, बी में दिया हुआ है 70%, सी में दिया हुआ है 60.4% और डी में दिया हुआ कितना 52.4%। कितना आ जाएगा बताओ। एचसीपी और सीसीपी के केस में पैकिंग फ्रैक्शन कितना था और स्पेस ऑक्युपाइड कितना था 74% हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपका
एम्स का क्वेश्चन है ये, एम्स 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, लास्ट क्वेश्चन, द एम्प्टी स्पेस इन द एम्प्टी स्पेस इन HCP and CCP unit cell, the empty space in HCP and CCP is about ए में दिया हुआ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 26%, बी में दिया हुआ है 30%, सी में दिया हुआ है 35% और डी में ऑप्शन दिया हुआ है आपका कितना, डी में ऑप्शन दिया हुआ है 40%। कौन सा होगा में HCP CCP में इम्पिटी खाली स्पेस कितना बताया था? अरे भैया 100 में से 74 घटाओ तो कितना बचेगा? 26। ये आपका जेई का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था डेंसिटी, और इस क्लास में पैकिंग फ्रैक्शन ये पढ़े लगभग आपका 70% के आसपास। ये चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक ना। अब 30% बच गया है। तो जितना भी इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल सेक्शन था वो न्यूमेरिकल सेक्शन आपका खत्म हो गया है। एक वॉइड से रिलेटेड फॉर्मूला बनाने के लिए पूछता है, तो एक क्लास का लेक्चर वो मिलेगा आपको, ठीक ना। बाकी सब थ्योरेटिकल है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है और डिफेक्ट इन क्रिस्टल है, ठीक ना। ये वॉइड पर चर्चा होगा, ठीक ना। थोड़ा बहुत चर्चा हम इस पर और करेंगे, जैसे कि कौन सा क्रिस्टल, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा दूंगा तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की कहानी यहीं तक, ठीक ना। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक ना। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, बिल्कुल अपने आप को ओरिएंट कर लो रिजल्ट के प्रति, स्टडी के प्रति, ठीक ना। क्योंकि यही रियल चीज है, दुनिया में कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। वो जो भी जाएगा तो सिर्फ यही जाएगा, ठीक ना। हमेशा काम आएगा। ये एक ऐसा चीज है जो आपसे कभी भी कोई चुरा नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाई को गोल बनाइए, ठीक ना। पढ़ते रहिए मन लगा करके, ठीक ना। अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।